नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू वायरस। देखिए, इसके प्रभाव को समझना और इससे लड़ने के लिए एक पक्की और सटीक रणनीति बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए, बिना देर किए इस डेंगू प्लेबुक को डिकोड करते हैं और उन वैज्ञानिक तथ्यों को समझते हैं जो इस वायरस को मात देने के लिए हमारे पास होने ही चाहिए। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1.46 करोड़ यानी लगभग 14.6 मिलियन। और जानते हैं ये क्या है? अकेले साल 2024 में पूरी दुनिया में दर्ज किए गए डेंगू के मामलों की संख्या। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और सच कहूं तो ये कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत साफ और स्पष्ट चेतावनी है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक तेजी से अपने पैर पसार रही है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि डेंगू अब केवल अपनी उन पुरानी उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा है। अब यह वायरस दुनिया के सभी महाद्वीपों को मिलाकर 100 से भी ज्यादा देशों में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जलवायु में हो रहे बदलाव और तेजी से बढ़ते शहरीकरण की वजह से अब ये उन इलाकों में भी पहुंच रहा है जहां पहले कभी इसका नामो निशान तक नहीं था। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है कि हर साल अनुमानित रूप से 10 से 40 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो आज दुनिया की लगभग आधी आबादी सीधे तौर पर इस वायरस के निशाने पर खड़ी है। ये अब सिर्फ कुछ खास देशों की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे सामने खड़ी एक बहुत बड़ी मानवीय चुनौती बन चुकी है। चलिए, अब इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि यह संक्रमण आखिर फैलता कैसे है और इसका मुख्य वाहक कौन है। तो ये बीमारी इतनी तेजी से फैल कैसे रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है एडीज इजिप्टी मच्छर। और इस मच्छर की सबसे खतरनाक बात क्या है? इसने हमारे शहरी रहन-सहन के हिसाब से खुद को पूरी तरह ढाल लिया है। ये नदियों या झीलों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में नहीं, बल्कि हमारे घरों के आसपास रखे पानी के बर्तनों, पुराने टायरों और खाली कंटेनरों में पनपता है। ये हमारे बीच ही रहता है और पलटा भरता है। अब एक दिलचस्प जैविक टाइमलाइन को समझते हैं जिसे बाहरी ऊष्मायन अवधि कहा जाता है। होता यह है कि जब ये मच्छर किसी संक्रमित इंसान को काटता है तो पहले दिन वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर अगले 8 से 12 दिनों के अंदर ये वायरस मच्छर के शरीर में अपनी संख्या बढ़ाता है और उसकी लार ग्रंथियों यानी सलाइवा तक पहुंच जाता है। बस इसके बाद वो मच्छर अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इस वायरस को इंसानों में फैलाने के लिए तैयार रहता है। अब जब हमने इसके फैलने का तरीका समझ लिया है तो बात करते हैं इसके लक्षणों की। आखिर हमें इस बीमारी की पहचान कैसे करनी है? देखिए, जो लोग संक्रमित होते हैं उनमें से लगभग हर 4 में से एक व्यक्ति में बीमारी के साफ लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआत में ये लक्षण थोड़े हल्के लग सकते हैं, जैसे कि बहुत तेज बुखार आना, सिर में भयंकर दर्द और आंखों के ठीक पीछे दर्द महसूस होना। और हाँ, मांसपेशियों और जोड़ों में होने वाला वो असहनीय दर्द भी होता है, जिसकी वजह से ही डेंगू को अक्सर हड्डी तोड़ बुखार का नाम दिया गया है। ज्यादातर लोग 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल मेडिकल मोड तब आता है जब बुखार उतर जाता है। जी हाँ, बुखार खत्म होने के बाद के जो 24 से 48 घंटे होते हैं वो मरीजों के लिए सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। यही वो समय है जब ये संक्रमण अचानक से गंभीर रूप ले सकता है। ये समझना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है कि एक हल्के बुखार और गंभीर डेंगू के बीच बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बुखार गया तो बीमारी गई, लेकिन गंभीर डेंगू असल में एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये कुछ ही घंटों के भीतर शॉक और इंटरनल ब्लीडिंग जैसी जानलेवा स्थिति में तब्दील हो सकता है। इस जानलेवा खतरे को देखते हुए हमें कुछ खास वार्निंग साइंस यानी चेतावनी के संकेतों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर अचानक पेट में तेज दर्द हो, 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 बार उल्टी आ जाए, मसूड़ों या नाक से खून आने लगे, या फिर बहुत ज्यादा थकान और बेचैनी महसूस हो, तो बिना एक भी पल गंवाए मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सही समय पर मिला इलाज मृत्यु दर को बहुत हद तक कम कर सकता है। और इसीलिए डॉक्टर्स इन लक्षणों की बहुत बारीकी से ट्रैकिंग करते हैं। मेडिकल डेटा से ये एकदम साफ हो जाता है कि जीका और चिकनगुनिया जैसे मिलते जुलते वायरसों के बीच डेंगू को कैसे अलग से पहचाना जाए। उदाहरण के लिए, डेंगू में तेज बुखार का होना लगभग तय है और साथ ही इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बाकी दोनों बीमारियों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। तो अब जब हमने इस खतरे और इसके लक्षणों को अच्छी तरह समझ लिया है, तो आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी इससे बचाव की हमारी व्यक्तिगत और सामुदायिक रणनीतियां।
यहाँ सबसे बड़ी और प्राथमिक ढाल है मच्छरों की रोकथाम, जिसे हम वेक्टर कंट्रोल भी कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक खराब रखरखाव वाला या कहीं से टूटा हुआ सेप्टिक टैंक हर दिन हजारों की तादाद में बीमारी फैलाने वाले मच्छर पैदा कर सकता है। ये जगह है उनके लिए किसी परफेक्ट ब्रीडिंग फैक्ट्री से कम नहीं होती। इसीलिए अपने आसपास के पर्यावरण में छोटे लेकिन पक्के बदलाव करना बहुत असरदार होता है। मान लीजिए, एक टूटे हुए सेप्टिक टैंक के ढक्कन को हटाकर अगर उसे कंक्रीट से अच्छी तरह से सील कर दिया जाए तो ये एक आसान सा काम मच्छरों को वहां अंडे देने से पूरी तरह रोक सकता है। और ध्यान रहे, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। मच्छरों की इस पूरी साइकिल को तोड़ने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे। पानी जमा करने वाले किसी भी बर्तन को हर हफ्ते खाली करना, साफ करना और फिर उसे ठीक से ढक कर रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही खुले कचरे का सही तरीके से निपटारा करना एक ऐसा सामुदायिक कदम है जो मच्छरों के छिपने और पनपने के ठिकानों को जड़ से खत्म कर सकता है। अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए भी हमारे पास कई शानदार उपाय हैं। दिन के समय मच्छरों के काटने से बचने के लिए अच्छे अप्रूव्ड इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। हो सके तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और अपने कपड़ों पर परमेथ्रिन का स्प्रे करें। ये बहुत ही असरदार तरीके हैं। घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाना भी सुरक्षा की एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता है। अब हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत अहम बात सोचने वाली है। डेंगू को रोकने के साधन, वो तरीके कोई दूर की चीज नहीं है। वे हमारे अपने ही घरों में, हमारे आंगन में मौजूद हैं। तो असली सवाल अब ये है, क्या हमारे समाज, हमारे समुदाय इन छोटे लेकिन जीवन रक्षक उपायों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जानकारी होना एक बात है, लेकिन उस पर अमल करना ही असली बचाव है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।